हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मीनिंग ऑफ टर्मिनोलॉजी या वर्ड्स। कॉमर्स में बेसिक जो वर्ड का यूज होता है, जैसे हम लोग जो नॉर्मल भाषा में जो शब्द का यूज करते हैं, कॉमर्स में उसका मतलब क्या होता है, ये हम आज बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आते हैं आगे। देखिए, हमारा पहला जो नाम है प्रोप्राइटर, इसका मतलब होता क्या है आपको तो पता ही होगा। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर का मतलब हम लोग बोलते हैं हिंदी में संस्थापक, या इसको बोलते हैं मालिक। होता क्या है? देखिए, मालिक कौन होता है? मालिक वो होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो बिजनेस का देखभाल करता है, जो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो वो खुद सहता है, उसको हम मालिक कहते हैं। क्लियर है? जो मेरा ये बिजनेस है, इस बिजनेस को जिसने स्टार्ट किया वो मेरा मालिक होगा। जिसने प्रॉफिट और लॉस को खुद सह रहा है वो मालिक होगा। जो बिजनेस को देखभाल कर रहा है वो मेरा मालिक कहलाएगा। और मालिक ही मेरा पूंजी लगाता है। कभी ऐसा सुने कि स्टाफ हमारा पूंजी लगा रहा है, तो बिजनेस में जो पैसा लगाएगा वो कौन लगाएगा? मालिक। और उसको हम लोग कॉमर्स में यूज करते हैं प्रोप्राइटर। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब आते हैं अकाउंटिंग ईयर, लेखांकन वर्ष। ये लेखांकन वर्ष क्या होता है? कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पीरियड होता है वो 12th मंथ का होता है, 12 मंथ। यानी ये एक साल का जो मेरा बिजनेस का जो ईयर होता है, पीरियड होता है, वो मेरा होता है अकाउंटिंग ईयर। कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए कैसे स्टार्ट होता है। वो हमेशा एक ईयर का होता है और स्टार्ट हमेशा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। क्लियर है? या कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा कैलेंडर ईयर। अब बताइए, कैलेंडर में मेरा कब स्टार्ट होता है? कैलेंडर मेरा स्टार्ट होता है जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। क्लियर है? ये मेरा कैलेंडर ईयर हुआ, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर हुआ। लेकिन मेरा जितने भी बिजनेस होते हैं लगभग इसी पर होते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर लिए, मान लिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया 30 सितंबर, हो सकता है कि आपका बिजनेस का ओपनिंग डेट ये हो, लेकिन क्लोजिंग जो होगा ये हमारा 31 मार्च को कर देंगे। क्लियर? उसके बाद से देखिए क्या होगा कि ये आप सितंबर में बिजनेस स्टार्ट किए, अगले साल का मार्च में क्लोजिंग कर दिए। इसके बाद से फिर आपका क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। देखिए, अब आइए आपका टाइम पे। ये एकदम छोटा सा समझिए कि अगर आप एक रूम रेंट पर ले रहे हैं, रूम का आपको मालिक कहा कि हम 1 तारीख का पर मंथ लेंगे, आप 20 तारीख को जा रहे हैं, रूम में एंट्री कर रहे हैं, तो मालिक क्या करेगा? 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का बीच का 10 का भाड़ा, आपको 10 दिन का भाड़ा ले लेगा। फिर 1 तारीख से 1 तारीख स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट आपका है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या हुआ? पूंजी। अच्छा, ये पूंजी क्या हुआ? ये जो मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस में हम जो जो सामान मालिक लगा रहा है सारा उसके लिए पूंजी कहलाएगा। ये मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, हम इसको राशन का दुकान समझते हैं। अब देखिए, इसमें क्या क्या मेरे लिए पूंजी हो सकता है। जब हमने दुकान खोला, हमने 5 लाख रुपया लगाया, ये कैश है 5 लाख, ये हमारे लिए पूंजी हो गया, बिजनेस में हमने लगाया। अब ये राशन का दुकान है, मेरे पास गांव में गेहूं भी होता है और चावल भी होता है, तो हम जो दुकान में बेच रहे हैं, हमने क्या किया? गांव का ही चावल और गेहूं को दुकान में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हमने यहाँ पैसा लगाया? नहीं, हमने यहाँ पर वस्तु लगाया। और वस्तु में जो मेरा नाम है, यानी कॉमोडिटी बोलते हैं, वस्तु को हम लोग कॉमोडिटी बोलते हैं। क्लियर है? हम बिजनेस में पैसा भी लगा सकते हैं और कॉमोडिटी वस्तु भी लगा सकते हैं। यानी हमने यहाँ पर कॉमोडिटी लगा दिया, और जिसमें से कॉमोडिटी चावल का हम मान लिए कि 3000 का हमारा चावल है। देखिए, ये 3000 हमारा चावल का हो गया। क्लियर है? अभी भी मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस में पैसे की और जरूरत है,
तो देखिए और जरूरत है तो हमको पूंजी लगाना है। अब कैसे भी लगाइए, मान लिए हम किसी पार्टनर से लोन लेकर लगा लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। हमने बैंक लोन लगाया, बैंक से हमने लोन लिया 2 लाख का, वो भी मेरे लिए पूंजी हो जाएगा बैंक लोन। ये मेरा मान लिए कि 2 लाख रुपया हमने लगाया, ये भी मेरा पूंजी हुआ। हम हो सकता है कि अपने फ्रेंड से 50,000 मांगे और उसको हमने पैसा बिजनेस में लगा दिया, यानी बिजनेस में जितना मालिक लगा रहा है सारा का सारा वो कैपिटल होगा। आप पैसा कहां से लाएं इससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं है। क्लियर? आप यानी बिजनेस में कैश भी लगा सकते हैं, कॉमोडिटी वस्तु भी लगा सकते हैं, बैंक से लोन लेकर लगा सकते हैं या फ्रेंड से लोन लेकर लगा सकते हैं। आपको जैसे लगाना है, आपका बिजनेस में जितना पैसा लग रहा है सारे के लिए आप कैपिटल होगा। आते हैं नेक्स्ट, आते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज। ये होता क्या है? हमने अभी आपको बताया कि ये हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस में हमने जो पैसा लगा रहे थे, आपने कैश लगाया था, कॉमोडिटी वस्तु लगाया था, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने बैंक से लोन लेकर बिजनेस में लगा दिया था, वो मेरे लिए कर्ज हो रहा है। हमने फ्रेंड से पैसा लेकर लगा दिया था, वो हमारे लिए कर्ज हुआ। यानी कभी भी आपको कॉमर्स में कर्ज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कर्ज का मतलब हम लोग कॉमर्स में यूज करते हैं उसके जगह पर लायबिलिटी। अच्छा, बिजनेस में अगर ज्यादा लायबिलिटी हो जाए यानी मोर लायबिलिटी मतलब बैड फिनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की स्थिति खराब है। अगर मान लिए कि मेरे पास 10 लाख रुपया का हम बिजनेस लगा रहे हैं और जिसमें से 8 लाख रुपया जो है मेरा लायबिलिटी है, कितने का है? 8 लाख लायबिलिटी है। तो अब बताइए आपका बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन कैसा होगा? बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि 10 लाख में 8 लाख तो आपका कर्ज है। आप जितना कमाइएगा पहले कर्ज चुकाने में ध्यान दीजिएगा। क्लियर? यानी मोर लायबिलिटी मीन्स बैड फिनेंशियल पोजीशन, और इसी के जगह अगर होता है कि लेस लायबिलिटी मतलब गुड्स फिनेंशियल पोजीशन। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट, देखिए आते हैं एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्तियां। हमारे पास, ये तो आपको पता है कि हमारे पास जो जो चीज है सारे के सारे एसेट्स हैं। क्लियर है? अच्छा, एसेट्स में क्या क्या आपका आ गया? एसेट्स में आ गया आपको लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इस टाइप से आप जितने चीज खरीद रहे हैं सब आपके लिए एसेट्स है। अच्छा, बिजनेस में अगर मोर एसेट्स, ज्यादा संपत्ति होगा तो आपका बिजनेस का क्या होगा? फिनेंशियल पोजीशन बहुत ही अच्छा होगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लोग बोलते हैं कि हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेस्टमेंट और एसेट्स, ये दोनों में बहुत ही अंतर है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है और एसेट्स का मतलब क्या होता है? अगर आप एकदम कॉमर्स की दुनिया के हिसाब से आप देखिएगा तो एसेट्स आपके लिए एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रॉफिट है। कैसे? अगर हमने एक कार खरीदा, ये हमारे लिए एसेट्स है, और एक हमने लैंड खरीदा, ये हमारे लिए एसेट्स तो है पर ये इन्वेस्टमेंट है। ये हमको हमेशा प्रॉफिट देगा, ये हमेशा लॉस होते जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन कटेगा। अगर आप एकदम गौर से समझिएगा कॉमर्स की दुनिया से, एसेट्स तो आपको दोनों दिख रहा है, ये आपके लिए एसेट्स हो रहा है लेकिन ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमको बाद में प्रॉफिट देगा। ये 5 लाख का अगर जमीन है, बाद में हमको 7 लाख हो जाएगा। ये 5 लाख का कार है, बाद में हमको 3 लाख हो जाएगा। एसेट्स तो दोनों है, एक्सपेंसेस है, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो कभी भी अगर आप सक्सेस बनना चाहते हैं तो हमेशा इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिएगा, एसेट्स पे नहीं कीजिएगा। क्लियर? आगे देखिए, एक तो हुआ एसेट्स, दूसरा होता है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल। दोनों का मतलब अब समझेंगे क्या होता है। देखिए क्या होता है गुड्स और एसेट्स में। गुड्स का मतलब हुआ वैसा वस्तु जिसे हम बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, वो हमारे लिए गुड्स होगा। और एसेट्स तो हमारे लिए कुछ भी खरीद लेंगे, सारे के सारे संपत्ति हो जाएंगे। एग्जाम्पल समझिए कैसे। मान लिए कि हमारा सोफा का दुकान है। क्लियर है?
अब बिजनेस में हम बहुत सारे सोफा लगा के रखे हुए हैं जो कस्टमर को बेचने के उद्देश्य से रखे हैं, और जितना बेचने के उद्देश्य से रखे हैं सारा का सारा हमारा गुड्स कहलाएगा। लेकिन एक ऐसा मेरे पास टेबल होगा या ऐसा सोफा कुर्सी होगा जिस पे हम बैठकर बिजनेस को डील कर रहे हैं, वो हमारे लिए एसेट्स होगा, क्योंकि हम जिस पे बैठे हुए हैं उसको हम बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदे हैं। एक और एग्जाम्पल, मान लिए कि हमारा मोबाइल का दुकान है, हमारे पूरे दुकान में मोबाइल लगा हुआ दिख रहा है, आप सब कुछ खरीद सकते हैं उस मोबाइल दुकान से, जितने भी मोबाइल है वो हमारे लिए गुड्स होगा। लेकिन एक हम अपना पर्सनल फोन भी तो यूज कर रहे होंगे, क्या वो हमारे लिए गुड्स होगा? हम जो पर्सनल फोन यूज कर रहे हैं क्या हम बेचने के उद्देश्य से उसको रखे हैं? नहीं, वो हमारे लिए एसेट्स हैं क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं। दोनों में क्लियर? ये दोनों चीजों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। गुड्स वैसा वस्तु जो बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, और एसेट्स का मतलब जो कुछ हमारे पास संपत्ति है वो एसेट्स होगा। क्लियर? देखिए ड्राइंग का मतलब क्या हुआ? अब तो आप सोच रहे होंगे ड्राइंग मतलब पेंटिंग बनाना। नहीं, कॉमर्स में हम लोग ड्राइंग का मतलब बोलते हैं आहरण। होता क्या है आहरण? देखिए ये हमारा बिजनेस है, क्लियर है? आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं मेरा कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, क्लियर है? जो पैसा लगाता है वहां पर हम लोग मालिक का नाम के जगह पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल। क्लियर है? यहां तक तो डाउट नहीं। अब बताइए, ये मेरा राशन का दुकान है, घर में मुझे खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दूसरे दुकान से खरीदेंगे कि हम अपने दुकान से खरीदेंगे? हम अपने दुकान से सामान निकाल कर लेकर चले जाएंगे। यानी मालिक कभी भी पर्सनल चीजों को यूज कर रहा है बिजनेस से, वो हमारे लिए ड्राइंग कहलाएगा। अब पर्सनल चीज में क्या हो सकता है? अब ये देखिए, जैसे हम मान लिए कि मालिक को अभी कहीं जाना है और 500 रुपये का उसको खर्च है, तो 500 रुपया जो वो बिजनेस से निकालेगा ना कैश, ये आपके लिए ड्राइंग कहलाएगा। इसमें से कोई सामान भी तो निकाल सकता है। राशन का दुकान है तो हम दाल निकाल सकते हैं, चावल निकाल सकते हैं, यानी जो वस्तु निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं कॉमोडिटी। वहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे परचेज। ठीक है? तो बिजनेस से हम कुछ भी सामान निकाल रहे हैं, ये हमारे लिए ड्राइंग कहलाएगा। लेकिन एक चीज थोड़ा सा और गौर से समझिएगा, ये मेरा बिजनेस है। बिजनेस में क्या हुआ कि मेरे बेटे ने आया दुकान में दोपहर को खाना पहुंचाने, और मैंने इधर उधर घूम रहा था तो मेरे काउंटर से उसने 10 रुपया का चुपचाप 10 रुपया निकाला और पैकेट में डालकर चला गया। ये हमारे लिए ड्राइंग नहीं कहलाएगा, ये हमारे लिए चोरी कहलाएगा। ड्राइंग तब कहलाएगा जब मालिक को पता हो कि हमारे पर्सनल यूज के लिए खर्च हो रहा है, वो ड्राइंग कहलाएगा। कैसे होगा? अब ये देखिए, ये हमारा बिजनेस है टीवी और फ्रिज का। क्लियर? अब हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं सामान खरीदने के लिए। अब मान लिए कोई एक टीवी खरीदने आया और टीवी का मेरा कीमत है 1 लाख। अब हम उसको इंप्रेस करने के लिए हमने उसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, लस्सी पिलाया, जो मुझे पिलाना है। ये मेरे लिए बिजनेस एक्सपेंसेस है, खर्च है। क्यों खर्च है? क्योंकि हम उसको इंप्रेस करके ये 1 लाख का टीवी बेच देंगे। क्लियर? लेकिन इसी को जब मैं कस्टमर को डील कर रहा था तो हमारा एक फ्रेंड आया मिलते हुए और मैंने उसे एक कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया। क्लियर? जैसे ही मेरा फ्रेंड आया और हमने उसे एक कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, ये मेरा ड्राइंग होगा, ये मेरा पर्सनल खर्च है, क्योंकि मेरा फ्रेंड कुछ खरीदने नहीं आया था, हमसे मिलने आया था, और उसमें जो हमने खर्च किया ये हमारे लिए ड्राइंग कहलाएगा। क्लियर? थोड़ा सा और समझते हैं ड्राइंग के बारे में। क्या, ये हमारा राशन का दुकान था। क्लियर है? हमने दोपहर को दुकान बंद किया और हम मार्केट से जाकर कुछ सामान खरीदे, दुकान का ही सामान खरीदे। हम मार्केट से, हमने दुकान से 5,000 रुपया निकाल लिया कैश। कितना निकाला? 5,000। हमने मार्केट से, अब राशन का दुकान, अगर हम कहीं होलसेलिंग खरीदने जा रहे हैं तो कृषि बाजार ही नॉर्मली आदमी जाता है खरीदने के लिए। हमने दुकान का सामान खरीदने के लिए देखिए क्या क्या खरीदा। हमने दुकान का सामान खरीदने के लिए चावल लाया, दाल लाया, तेल लाया, आटा लाया, ये सब सारा सामान हमने लाया बेचने के लिए। लेकिन हमको वहां पर आम दिख गया। क्या दिख गया? आम। और ये हम घर को खाने के लिए हमने वहां पर 100 रुपये का आम खरीद लिया। क्लियर है?
हम दुकान से 5,000 रुपया लेकर गए थे और 4,900 का हमने यहाँ दुकान के लिए सामान खरीदा और 100 रुपये का हमने पर्सनल खाने के लिए आम खरीदा। क्लियर। अब देखिए इतने सारे जो आपने सामान खरीदे ये तो आपका बिजनेस के लिए खरीदे, ये आपके लिए गुड्स हो गया। क्लियर। लेकिन ये आम आप खाने के लिए पर्सनल खरीद रहे हैं, आपका जो बिजनेस से 100 रुपया खर्च हो रहा है वो आपका ड्राइंग कहलाएगा। पर्सनल यूज के लिए आप 100 रुपया यूज कर रहे हैं। क्लियर है। आते हैं आगे। देखिए अभी आपको बताएंगे परचेज और परचेज रिटर्न। परचेज का मतलब क्या हुआ? परचेज का मतलब हुआ क्रय करना या खरीदना। ये तो आपको नॉर्मली पता है, परचेज के बारे में हमको ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि हम परचेज जहाँ भी शब्द आता है इसका मतलब हुआ खरीदना, यानी हम बिजनेस में कुछ भी सामान को खरीद रहे हैं, यानी मेरे बिजनेस में जो जो आ रहा है सारा का सारा परचेज होगा। लेकिन परचेज रिटर्न का क्या मतलब हुआ? परचेज रिटर्न का मतलब क्रय वापसी, या हम बोल सकते हैं खरीदा हुआ सामान को वापस करना। क्लियर है। अब हमने बिजनेस में ये सामान खरीदा, मान लिए कि हमने मार्केट से ये सामान खरीदा होलसेल में बेचने के लिए, हम अपने दुकान में लाएं और जब इसे चला रहे हैं तो ये चल नहीं रहा है, क्या करना होगा? जहां से खरीदे हम वहां वापस कर देंगे, तो हमारे बिजनेस से ये फिर आएगा या जाएगा? ये बिजनेस से चला जाएगा। क्लियर है। चला जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जो सामान हमारा बिजनेस में आया था वो वापस बाहर जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इसका नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। इस चीजों को देखिएगा कि मेरा परचेज रिटर्न से ज्यादा नाम हमको यूज करना होगा रिटर्न आउटवर्ड। इस चीजों को बहुत फोकस से देखिएगा, रिटर्न आउटवर्ड का मेरा बहुत जगह नाम आएगा परचेज रिटर्न की अपेक्षा ज्यादा। क्लियर है। देखिए आते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब हुआ लेनदार। होता क्या है? अब देखिए ये हमारा बिजनेस था, अभी आपको हमने बताया कि ये हमारा बिजनेस है और इसमें हमने बाजार से जाकर सामान को परचेज किया। क्या किया? परचेज किए। अब परचेज अगर कैश में कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम परचेज उधार में खरीद रहे हैं, किस में खरीद रहे हैं? उधार में। अगर हम उधार में सामान खरीद रहे हैं और हम जिससे सामान उधार में खरीद रहे हैं उसको हम लोग कॉमर्स में बोलते हैं क्रेडिटर, हिंदी में बोलिए लेनदार या महाजन। ये तो आपको पता ही होगा महाजन किसको बोलते हैं। आपको पहले से जो यूज करते हैं बिजनेसमैन ज़्यादातर महाजन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? महाजन का। क्लियर है। कभी भी अगर बिजनेसमैन, एकदम क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि बिजनेसमैन कभी भी उधार में सामान खरीदता है तो जिस व्यक्ति से खरीदता है उसको महाजन बोलते हैं, इंग्लिश में क्रेडिटर बोलते हैं। लेनदार, लेनदार का मतलब वो हमसे पैसा लेने वाला है। अच्छा, ये हमारा बिजनेस है, हमने राशन का दुकान है, हमने हॉर्लिक्स खरीदा। क्लियर है। हमने बिस्किट खरीदा, हमने एक सामान अगर उधार में खरीदा तो मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। लेकिन बहुत सारे हम सामान उधार में खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोगों से उधार में खरीद रहे हैं, तो सिंगुलर से जब प्लूरल होगा तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्या यूज करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। यहां लेनदार का मतलब हो जाएगा विविध लेनदार, बहुत सारे लोग लेने वाले। महाजन तो मतलब होगा एक व्यक्ति से अगर उधार खरीदेंगे तो क्रेडिटर, बहुत सारे व्यक्ति से हम उधार खरीदेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर। अब बताइए बिजनेस में आप एक व्यक्ति से तो उधार में आप खरीदिएगा नहीं, चावल वाला से अलग में उधार खरीदिएगा, जो आटा दे रहा है वो उससे उधार में अलग खरीदिएगा, अलग हो गए। अगर मेरे पास बिस्किट वाला कोई कंपनी दे रहा है, हम उससे भी बोले कि हम 10 दिन बाद देंगे, वो भी हमारे लिए महाजन हो गया। हॉर्लिक्स खरीद रहे हैं, हॉर्लिक्स वाले से बोले 10 दिन बाद आपको पेमेंट देंगे, वो मेरे लिए महाजन। इस तरह से बहुत सारे से हम उधार में खरीद रहे हैं तो वहां पर यूज करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्लियर। देखिए आते हैं अब सेल और सेल रिटर्न। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है बेचना। हम कुछ भी सामान बेचेंगे वो तो हमारे लिए सेल होगा। सेल में आपको ज्यादा बताने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। आते हैं सेल रिटर्न।
सेल रिटर्न का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारा बिजनेस है, हमने बिजनेस से सामान बेच दिया, ये हमारे लिए सेल हो गया, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन क्या हुआ कि हमने ये सामान किसी कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने ले गया, घर में यूज किया, तो वहां पर देखा ये पेन चल ही नहीं रहा, उसने तुरंत मुझे वापस कर दिया, फिर मेरे बिजनेस में वो सामान आ गया। क्या हमने ये सामान खरीदा? नहीं, बेचा हुआ सामान वापस आया, उसको हम लोग बोलेंगे सेल रिटर्न, यानी बेचा हुआ सामान वापस आना। इसका दूसरा नाम भी होता है, और दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। बेचा हुआ सामान वापस फिर बिजनेस में इन कर रहा है, इसलिए इसका नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। यहां तक क्लियर है? आते हैं आगे, देखिए आते हैं डेटर। डेटर का मतलब अभी आपको हमने बताया कि बिजनेस से हम सारा चीज को सेल कर रहे हैं। अगर आप कैश में सेल कर रहे हैं तब तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका बिजनेस है तो आप तो उधार में भी सामान बेचिएगा, ग्राहक को बेचिएगा ना, किसमें? उधार में। और अगर आप दुकानदार किसी ग्राहक को उधार में सामान बेचता है, उसको हम डेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटर। अब बताइए हमारा बिजनेस है तो क्या एक ही व्यक्ति को हम उधार में देंगे? ऐसा बहुत होगा, जैसे हम राम को दिए उसी तरह उधार में हम मोहन को देंगे, सोहन को देंगे, बहुत सारे लोगों को हम उधार में देंगे। और उधार में देंगे तो ये सिंगुलर से जब प्लूरल होगा तो वहां यूज होगा सन्ड्री डेटर। यहां पर बोलेंगे विविध देनदार, यानी बहुत सारे लोग जो हमको उधार में सामान ले गए हैं और पैसा देंगे। ये हमारे लिए एसेट्स होता है, ये चीज को बहुत ही गौर से ध्यान दीजिएगा। ये हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। कौन? डेटर या सन्ड्री डेटर। क्यों? आपने किसी को उधार में सामान बेचा, किसी भी ग्राहक को बेचा, आपको आज पैसे की जरूरत है, आप उससे जाकर बोलेंगे मुझे पैसा दीजिए, वो पैसा आपको देगा, तो आपके लिए वो एसेट्स है। क्लियर है? कहीं कहीं अब देखिए क्या होता है, और इसमें डेटर और सन्ड्री डेटर तो पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट है 14 नंबर, बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? पैसा डूब जाना। क्या होता है? पैसा डूब जाना। देखिए कैसे बैड डेट्स हो रहा है, इस चीज को हम समझेंगे। हमने ये राम को सामान बेचा ना, राम को हमने 3000 का सामान बेचा। कितने का सामान बेचे? 3000 का। लेकिन राम ने मुझे सिर्फ 2500 उधार में पैसा जो चुकाया। फिर से समझिए कि हमने सेल किया 3000 का उधार में राम को, लेकिन हमको कैश रिसीव हुआ 2500। अभी भी मेरे पास 500 रुपया ड्यू है। यहां तक आपको क्लियर? अब बताइए ये 500 रुपया बकाया है, 4 साल से मुझे राम पैसा नहीं दे रहा है। अब आपको क्या लगता है वो पैसा देने वाला है? जब पैसा मांगते हैं तो ठीक है दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। जब वो 4 साल हो गया और वो पैसा नहीं दे रहा है तो ये मेरे लिए 500 रुपया डूब गया। क्लियर? डूब गया, उसको कॉमर्स में हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। नॉर्मली भाषा में तो बोलते हैं डूब गया, उसको कॉमर्स में बोलते हैं बैड डेट्स, या बोलिएगा अप्राप्त ऋण। जो आपने दिया था वो अप्राप्त, मिला नहीं। अब बताइए जब ये पैसा आपको मिला नहीं, आपके लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ये आपके लिए हमेशा लॉस होगा। क्लियर है? और लॉस हमेशा कहां होता है? डेबिट में। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बैड डेट्स हमेशा आपके लिए लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट में होगा। बैड डेट्स का मतलब तो समझ में आ गया। आगे आते हैं बैड डेट्स रिकवर 15 नंबर में। बैड डेट्स रिकवर का मतलब क्या हुआ? देखिए बैड डेट्स रिकवर का मतलब होता है ये जो 500 रुपया हमको नहीं दे रहा था ये तो मेरे लिए डूब गया था। यहां तक तो क्लियर। 500 हो सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो जिस कारण से हमको पैसा नहीं दे रहा था। 500 रुपया मुझे 4 साल से नहीं दे रहा था तो हमने बैड डेट्स तो मान लिया।
अचानक मुझे पता चला 6, 7, 8 साल के बाद उसको जॉब लगा, उसको ध्यान में था कि हमारा 500 रुपया इनके पास बकाया है और उसने मुझे वो 500 रुपया यहाँ चुकाया। वो पैसा 500 कौन सा है? हमने तो उसको मान लिया था ये मेरे लिए बैड डेट्स, डूब गया। हमने यही माना था ना, ये हमारे लिए बैड डेट्स हो गया 500, और वो डूबा हुआ पैसा मुझे फिर से मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर से समझिए, डेटर ग्राहक को उधार में सामान बेचते हैं, उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। वैसे कुछ कुछ ग्राहक होते हैं जो पैसा को डुबा भी देते हैं, दुकानदार को नहीं चुकाते हैं, उसको हम लोग बैड डेट्स बोलते हैं। अगर हम मान लिए कि बैड डेट्स हो गया, पैसा मेरा डूब गया, 2-4 साल के बाद वही व्यक्ति मुझे फिर से वो बकाया हुआ पैसा दे देता है जिसको हम बैड डेट्स यानी डूब गया था, वो उसको मान चुके थे, वो मुझे आज फिर से मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। क्लियर है? कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट। देखिए, आते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? छूट, बट्टा या कटौती। अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो भी हमको छूट मिल सकता है, और हम सामान बेच रहे हैं तो हम छूट दे सकते हैं। छूट दोनों तरफ से हो सकता है, खरीदते वक्त भी, बेचते वक्त भी। आते हैं अब उसके बारे में क्या होता है। डिस्काउंट मेरा कितने प्रकार के होते हैं? तो डिस्काउंट मेरे पास 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कैश डिस्काउंट और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब कैश का लेन देन करेंगे तो हमको कैश डिस्काउंट की जरूरत पड़ेगी। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है ये वैसा डिस्काउंट है जिसको हम दिखाते नहीं हैं, डायरेक्ट माइनस करके। जैसे हमने मान लिया ये जो पेन है इसका MRP 20 रुपया है, हम दुकानदार हैं, हम खरीद रहे हैं और खरीद कर बेचेंगे, तो क्या हम 20 में ही खरीदेंगे? हमारे लिए एक अलग से डिस्काउंट है कि आपको 20% का डिस्काउंट मिला, वो मेरे लिए ट्रेड डिस्काउंट हुआ। इसको हम कभी दिखाते नहीं हैं, डायरेक्ट अमाउंट को माइनस करके बताएंगे। जब क्वेश्चन आपको बताएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आते हैं कैश डिस्काउंट। देखिए, कैश डिस्काउंट भी 2 प्रकार के होते हैं। ये मेरा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक डिस्काउंट रिसीव और दूसरा होता है डिस्काउंट अलाउड। छूट मिला, जो छूट है वो मेरा मिल रहा है, और यहां होगा छूट दिए। क्लियर है? छूट कब मिलेगा अब ये हमको बताइए। छूट आपको तब मिलेगा जब ये आप सामान परचेज कर रहे हैं। जब आप परचेज कीजिएगा तब ना आपको छूट मिलेगा जी। और जब आपको छूट मिल रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ये पेन हम मेरा 50 रुपये का है और हमको जब सामान खरीद रहे थे तो मुझे 2 रुपया छूट मिला, हमारे लिए प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कहाँ होगा? क्रेडिट में, यानी परचेज करते वक्त अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में होता है। क्लियर? आते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कब होगा? छूट दिए। छूट कब दीजिएगा? जब हम सामान को बेचेंगे, यानी हम सेल करेंगे। सेल करेंगे तब मेरे लिए यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड होगा। जब आप सामान बेच रहे हैं और किसी को छूट दे दिए तो आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? लॉस हो रहा है। और लॉस मेरा कहाँ जाता है? लॉस मेरा हमेशा डेबिट में जाता है। क्लियर है? डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड। छूट मिला, छूट दिए। खरीदेंगे तो छूट मिलेगा, बेचेंगे तो छूट देंगे। क्लियर है? आशा करते हैं कि हमने लगभग आपको जो वर्ड मीनिंग होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है कॉमर्स में, बता चुके। आप हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो नया नया वीडियो आपको अपलोड करें ये सब सारा चीज़ मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। थैंक यू।